जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और आज की क्लास जो होने वाली है बहुत बड़ी होने वाली है। सर बड़ी क्यों होने वाली है? तो बड़ी बस इस वजह से होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी अर्थात भारत का भूगोल। ठीक है, इसके जो भी लगभग टॉप 100 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के आए ही हैं कि जो 100 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इन्हीं को घुमा घुमा के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मजा आने वाला है। जितने भी लोग हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और इस वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास में ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, भारत का भूगोल। और ये पूरी क्लास आपकी बहुत थोड़ी हो सकता है कि थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा बड़ी भी ना हो जाए कि दिक्कत हो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। जो अपना पहला प्रश्न है वो प्रश्न क्या है देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? जो भारत है वो टोटल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी हम तो बता ही रहे, टोटल है 5। सर 5 कौन कौन से? अगर आपने सुना होगा, देखो पांचों तो हम नहीं बता रहे, क्विक रिवीजन के लिए आपको अगर याद होगा जल्दी जल्दी बता देते। सुनो, एक तो हो गया पर्वतीय, मतलब उत्तर की, रुक जाओ, उत्तर की पर्वतमालाएं। ठीक है, उत्तर की पर्वतमालाएं अर्थात हिमालय। ठीक, इसके बाद में क्या आता है? तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। फिर इसके बाद में आता है पठार, और वो पठार कौन सा? तो बीच वाला जो ये जो आपको दिखता है जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद में हो गए द्वीप समूह। क्या हो गए? द्वीप समूह। जो भारत में द्वीप समूह है, एक हो गया मरुस्थल। ठीक, क्या हो गया? मरुस्थल। ये पांचों हो गए, वैसे कहीं कहीं पर 6 भी मिलते हैं। और वो छठवां बोल देते हैं क्या, ये जो भारत का हो गया थार का, अरे थार का मरुस्थल तो हो ही गया। यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, मैदान के साथ में जो तट होते हैं, क्या होते हैं? तट, समुद्री तट, ये और हो गए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या है? प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर है वो है 5। यहां तक कंप्लीट, बढ़े आगे। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी। प्रश्न क्या है कि उत्तर भारत में उप हिमालय, क्या उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो उत्तर भारत में है उप हिमालय क्षेत्र, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो थोड़ा बताए दे रहे हैं हम। ये जो देख रहे हो ये वाला एरिया जो है, ये कलर चेंज किए दे रहे, ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो ये यही क्या है? उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ समतल मैदान। ये पूरा मैदानी भाग ही तो है ये। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर। और अगर बात की जाए तो ये प्रदेश है कहाँ पे? तो शिवालिक पहाड़ियों के तुरंत बाद में शुरू हो जाता है भावर, और भावर के जस्ट नीचे आता है तराई का मैदान। ठीक, और उसके बाद में खादर जो होती है, इसे बोलते हैं पुरानी मिट्टी। जो बाढ़ आती है, बाढ़ में जो मिट्टी हर साल यहाँ पर बाढ़ आए और मिट्टी इकट्ठी होती रहे, उसे बोलते हैं क्या? खादर। और जो पुरानी मिट्टी हो जाए कि कभी कभार बाढ़ का पानी चला आया उसके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी आ गई तो उसको बोलते हैं क्या? भावर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का कौन सा पर्वत पदीय? पदीय का मतलब हो गया जो हिमालय पर्वत है उसके चरणों के पास में, मतलब जहां पर वो खत्म हो रहा है वो प्रदेश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी बृहत हिमालय, या ऑप्शन डी अरावली। सही सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी फिर मैं तो हुई यहाँ पर बताने के लिए। जल्दी बताइए क्या होने वाला है इसका सही उत्तर। तो आपको अगर पता हो तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिवालिक। ये सबसे बाद में आता है, हिमालय के सबसे बाद में। अगर आप लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, इसी ट्रांस को बृहत भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, ये चारों श्रेणियां हो गई जिसमें सबसे लास्ट में आती है शिवालिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो सभी को पता है किसका हिस्सा है, अभी बताया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हिमालय का हिस्सा है सर। ठीक है,
ये तो सभी को पता होगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय, अगर आप कुमायूं हिमालय को जानते हो तो उत्तराखंड का नक्शा कुछ ऐसा ही है, जिसमें से एक एरिया को कुमायूं और एक एरिया को गहड़वाल कहा जाता है। तो वो जो कुमायूं वाला एरिया है किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी काली और तिस्ता नदी, ऑप्शन सी सतलज और काली, या ऑप्शन डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। जल्दी से बताइए कि कुमायूं हिमालय वो किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, क्या होने वाला है आपका सही उत्तर, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या है सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है भाई सतलज और काली नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है, तो इससे लगा हुआ, अभी बनाए दे रहे हैं मैप, फिर हम बताए दे रहे हैं आपको। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा, ये हो जाता है क्या हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया क्या तो उत्तराखंड, और हिमाचल से ही ऐसे करके निकलती है सतलज नदी, और यहां से निकलती है कौन सी, तो काली नदी, जो कि नेपाल के साथ में अपना बॉर्डर बनाती है। तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होने वाला है, क्या होने वाला, सतलज और काली नदी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, कहां पे, कहां स्थित है, किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय। प्रश्न जो पूछा गया कि जो लघु हिमालय है वो किसके और किसके मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, या ऑप्शन डी शिवालिक और बाह्य हिमालय। जल्दी से इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दीजिए भाई जल्दी सही, जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिएगा, बाकी हम देख रहे हैं आपकी कमेंट। तो अभी हमने आपको बताया था कुछ समय पहले ही कि जो शिवालिक है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में क्या स्थित है, तो लघु हिमालय, सबसे ऊपर बृहद, फिर आता है क्या, तो बृहद या महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। ये भी बोल सकते हो या मध्य हिमालय भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। पढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। गर्मी बहुत तेज है। 7 क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन है, जो बिल्कुल अभी कभी का मतलब 1-2 साल नहीं, मतलब 1-2 लाख साल या 1-2 करोड़ साल पहले ही जिसका निर्माण हुआ है, वो कौन सी है, क्या विंध्य है, ऑप्शन बी क्या अरावली, ऑप्शन सी या शिवालिक, या ऑप्शन डी अन्नामलाई। कौन सी है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या है, वो है शिवालिक। क्या होने वाला है, शिवालिक होने वाला है। क्यों सर, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये रहा भारत, और भारत जब स्टार्ट में था कुछ ऐसा ही देखने को था, बिल्कुल सेम ऐसा ही था, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये था पूरा एशिया का एरिया। ठीक है, भारत आता है कहां से, तो भारत जो आता है, अगर आप लोग देखेंगे तो जो भारत आता है, ठीक है, भारत आता है यहाँ अफ्रीका से आता है, यहां से टूटता हुआ, यहां से भारत और ऑस्ट्रेलिया, 2 महादेश निकलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है नीचे, और भारत ऐसे घूमता हुआ आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर आके टकराता है, जिससे निर्माण होता है काहे का, जिससे निर्माण होता है बृहद हिमालय का, फिर होता है लघु हिमालय का, फिर मध्य हिमालय, और अंत में होता है काहे का, शिवालिक का। सबसे लास्ट में जो पर्वत श्रेणी बनती है वो बनती है शिवालिक, तो सबसे नवीन शिवालिक। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बड़ा गर्मी है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, कि उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी को आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जास्कर पर्वत, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी कह रहे हैं मतलब इसी का है, सॉरी, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख या काराकोरम। ऑप्शन बी में क्या पूछा गया, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख या काराकोरम, या ऑप्शन सी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, या ऑप्शन डी पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम।
ये प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो उत्तर दीजिए, नहीं तो इसकी एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि आपका दिमाग हिल जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि कहां से हम लोग चले और कहां पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का भी है और सबसे बड़ी बात है पूछा भी कई बार गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो अभी आप लोग खुद बताना। जो ट्रिक है इसकी वो क्या है, कलेजा पीर। कलेजा पीर कहां से क्या हो गया, काराकोरम। ला से हो गया लद्दाख। जा से हो गया जास्कर और पीर से हो गया पीर पंजाल। तो फर्स्ट पे देखो काराकोरम कहां आ रहा भैया, कहां देखने को मिल रहा है, ये सी वाले ऑप्शन में। इसके बाद में दूसरा देखो लद्दाख भी यहाँ है सर, इसके बाद में जास्कर भी यहाँ है सर, इसके बाद में पीर पंजाल वो भी है। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब इसको याद कैसे करें, बस इतना याद रखो, कलेजा पीर, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पीर से पीर पंजाल। इसके बाद में अगर कोई आ जाए तो धौलाधार है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में इतना ही क्रम पूछे जाते हैं। ठीक, पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। भाई पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है, तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए, कहां पाई जाती है। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए कि भाई कहां पाई जाती है। कहां पाई जाती है, तो ऑप्शन बी जो जाएगा इसका जम्मू और कश्मीर। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे पहले अगर शुरू करें हम लोग, सबसे पहले अगर शुरू करें तो ये आ जाती है क्या, काराकोरम। तभी भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम, डबल का है या डबल के है इस वजह से K2। ठीक है, इसके बाद में आ जाती है कौन सी, तो ला से लद्दाख, कौन सी आ जाएगी, लद्दाख। इसके बाद में आ जाएगी जास्कर और अंत में आ जाएगी पीर पंजाल। ये सब कहां पे हैं, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। बढ़े आगे, तो अगर बात की गई जिसमें क्या पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती कहां पे, तो जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। देखिए बहुत बड़ी और अच्छी बात पूछी गई। अच्छी बात और बड़ी बात क्यों, अभी बता रहे। पीर पंजाल, सॉरी उसी प्रश्न पे वापस आ गए हम लोग ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न नंबर 10 जो है वो क्या पूछ रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए लद्दाख या जास्कर, ऑप्शन बी बृहत हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन सी बृहत हिमालय व जास्कर, या ऑप्शन डी काराकोरम या लद्दाख। ठीक है, तो कौन सा होने वाला है इसका सही उत्तर, वो तो आपको देना ही है। ठीक है, और घाटी क्या होती है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि घाटी क्या होती है। बाकी आज हम आपको घाटी बता देंगे, आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलने वाले कि घाटी क्या होती है। तो बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है बी बृहत हिमालय और पीर पंजाल। अभी बताया था सबसे ऊपर अगर वाला भाग देखा जाए तो बृहत हिमालय का ही भाग है ये सारे। ठीक है, तो और सबसे लास्ट में कश्मीर घाटी में तो पीर पंजाल। बृहत हिमालय और पीर पंजाल ये दो पर्वत दिख रहे हैं, इन दो पर्वत के बीच में ये खाली जो मैदान बन जाता है, क्या बन जाता है, मैदान। इसी मैदान को बोलते हैं क्या, तो क्या बोलते हैं, घाटी। दो पर्वतों के बीच में बना एक खाली समतल मैदान क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इस वजह से इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी, जो कि सबसे ज्यादा बदनाम है। काहे की वजह से, आतंकवाद की वजह से, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अगर घुसपैठ होती है तो कश्मीर घाटी में ही होती है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। अगर पूछ ली जाए कि ग्रेट हिमालय जो है उसकी ऊंचाई क्या है, तो ऑप्शन ए 8850 मीटर, ऑप्शन बी 8815 मीटर, ऑप्शन सी 8890 मीटर, या ऑप्शन डी 8860 मीटर। जल्दी बताओ भाई ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। आपका उत्तर आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगा लेते तो उत्तर आप पट्ट से दे देते। वो सर कैसे दे देते हैं, अगर आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है क्या, तो कौन सी है,
तो हिमालय है। और हिमालय में सबसे बात की जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता ही होगा कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 8848, या कहीं कहीं पर अब देखने को जो मिलता है 8850 मीटर भी मिलता है। सर ऐसा क्यों 2 मीटर और क्यों बढ़ा दिया गया, वो इस वजह बढ़ाया गया क्योंकि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ ही रही है, घटेगी तो वैसे भी नहीं, तमाम धूल कण वहां पर जाके इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद में जो प्लेटलेट्स वाली थ्योरी जो चल रही है, कि प्लेट वाली जो थ्योरी है कि प्लेटें आपस में टकरा रही, तो उस वजह से भी इसकी हाइट बढ़ रही है, तो लगभग अब 8850। तो हाईएस्ट हाइट कितनी है, इतनी। अब यहाँ पर 90 लिखा, देखते ही इकट्ठा कर दो, यहाँ 60 लिखा, यहाँ भी इकट्ठा कर दो। अब इन दोनों के बीच में आपको सही उत्तर चुनना है। तो जब सबसे ऊंची हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की। अब बात की जाए काहे की, अगर बात की जाए आपसे भारत की, तो जो ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये वाला, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, तो यही है बृहद हिमालय। क्या है, बृहद हिमालय। ये पूरा एरिया जो चला जाता है चाइना से होते हुए नेपाल के ऊपर से, इसी का भाग है क्या, माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर हाइट कितनी हो गई 8850 मीटर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। पानी वानी बढ़िया पीते रहिएगा। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। कैलाश पर्वत के बारे में आपने सुना ही होगा कि भगवान भोलेनाथ, अब शिवरात्रि आने वाली है, तो जो भगवान भोलेनाथ हैं वो कहाँ रहते हैं, तो कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। अब परिवार कौन से, तो नंदी बाबा भी हैं, इसके बाद में माता पार्वती भी हैं, गणेश जी भी हैं और कार्तिकेय जी भी हैं। तो ये पूरा जो उनका परिवार है, शिव परिवार बोलते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, तो कैलाश पर्वत पे ही इनका वास है। और एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि इस पे आज तक कोई भी विश्व में कोई भी आज तक इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाया। कहा जाता है कि यहाँ पर टाइम जाके रुक जाता है। कहा जाता है कि ये जो पर्वत है ये एक पिरामिड के आकार का है, इस वजह से इसको पिरामिड बताया गया कि ये बना नहीं, मतलब सॉरी, हिमालय की जैसे नहीं बना है, ये बनाया गया है मैन मेड है। कहीं कहीं पर आपने ये भी सुना होगा। बोला जाता है कि यहाँ पर जो चढ़ता है समय इतनी तेजी से चलता है कि उसके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जीवन भी बहुत तेजी से। जो चढ़ने का प्रयास किया तो रास्ते में अचानक मौसम साफ होने के बाद भी खराब हो जाता है। तो सब ये ईश्वर की महिमा है। चाहे ईश्वर के कुछ जगह ऐसी छोड़ दो ईश्वर की कि जहां पर ईश्वर रह रहे हैं उनको रहने दो चैन से। नहीं तो आजकल के मनुष्य की आदत यही है कि सबके घर में झांक के देखना है कि इनके घर पे क्या चल रहा है, उनके घर पे क्या चल रहा है। नहीं, वो अपने यहाँ पे एक कहावत बोली जाती है कि सबके जो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, देखो दिमाग से उतर गया, अभी आया एकदम उतर गया दिमाग से। आप लोगों की याद हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मैं बोलने जा रहा था, ठीक है, फिर उसका नाम लेंगे हम। हाँ, बाकी जो ये प्रश्न पूछा गया था ये कहाँ पे है, तो तिब्बत में है। अगर आप लोग मैप देखेंगे भारत का, ठीक है, भारत का मैप देखेंगे, कुछ बनाए दे रहे, मान लेना यही भारत है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यही तिब्बत, और यहाँ पर है ये क्या, कैलाश पर्वत। यहाँ पर 2 झीलें भी हैं, और वो जो झीलें कौन कौन सी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, जिसमें एक का नाम हम बताए दे रहे हैं मानसरोवर झील, और दूसरे का नाम बताइए आप लोग कौन सी झील है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी भी निकलती है, ठीक है, और भी कई सारी नदियां निकलती हैं। मानसरोवर के पास से ही ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है, ठीक, यहां तक बात क्लियर। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी, सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन ए सैडल पीक, ऑप्शन बी माउंट थ्रिलर, ऑप्शन सी माउंट दियावोलो, या ऑप्शन डी माउंट कोएल। माउंट कोएल, ठीक है। तो बताओ भाई इसका सही उत्तर कौन से होने वाला है। हमें पता है आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा, सबको पता होगा। जो इसका सही उत्तर है, बहुत गर्मी है भाई, पंखा चल रहा है फिर भी लग रही है, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्या, सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का ही भाग है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें अगर बात की जाए पर्वत, उस पर्वत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो सैडल पीक नाम से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। ये देखो बढ़िया प्रश्न है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अपना, उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, कितने आइलैंड हैं, तो ऑप्शन ए 572,
ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 520 या ऑप्शन डी 550। बताओ भाई, प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आप सभी को पता होगा क्या है, ऑप्शन ए 572। कितने द्वीप हैं? 572। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप किसके, कौन से देश के पास में, सबसे ज्यादा द्वीप कौन से देश के पास में है? नंबर 1 पे आता है कौन सा? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। विश्व में नंबर 1 पे इंडोनेशिया, और भारत में अंडमान निकोबार। और सेकंड पे कौन आता है? तो जापान। कौन सा? जापान। बचपन में याद होगा एक बड़ा खेल चलता था बच्चों का कि ऐसा कौन सा पान है जो खा नहीं सकते हैं, ये होता था ना, ऐसा कौन सा पान है जिसको खा नहीं सकते, तो जापान। एक और चलता था, ऐसा कौन सा गेट है जो कभी नहीं खुलता, तो कोलगेट। तो वैसे ही, तो फर्स्ट याद रखना, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीप समूह है, और सेकंड पे जापान है। ठीक है, इसके पास लगभग 10,000 के आसपास है, उसके पास 6,000 के आसपास है। और भारत में बात की जाए तो अंडमान निकोबार। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, फिर पूछ लिया कि अंडमान निकोबार से रिलेटेड ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, मतलब अलग करता है, या बोल सकते हो विभाजित करता है या बांटता है। ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन बी अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी भारत को श्रीलंका से, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप को मालदीव से। जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बताओ भाई, इसका जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो आपको अगर पता हो तो ये जो इसका सही उत्तर है वो होगा ए अंडमान को निकोबार से। अगर आप लोग द्वीप समूह देखोगे कुछ ऐसे हैं, और यहाँ पर जो एक ये रेखा जाती है अक्षांशीय रेखा जिसे बोलते हैं, यही है कौन सी? 10 डिग्री रेखा। जैसे भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और वो ट्रिक सभी को पता होगी, वो जगजाहिर ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो अब वो हमें नहीं बतानी है ना, वो प्रश्न में है भी नहीं, तो अभी हम बता भी नहीं रहे। बाकी 10 डिग्री याद रखना, वो 23.5 डिग्री है, तो 23.5 से नीचे आते चले जाओ तो लगभग 10 डिग्री जो पड़ता है वो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये कहाँ स्थित है तो भारत में ही, क्योंकि भारत का ही भूगोल पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील के समीप, ऑप्शन बी महानदी के मुहाने के समीप, ऑप्शन सी पुलिकट झील के समीप, या ऑप्शन डी गोदावरी के मुहाने के समीप। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए, प्रश्न नंबर 16 का क्या होने वाला है? तो जो इसका सही उत्तर होगा, बाकी आप लोग उत्तर दीजिए, जो इसका सही उत्तर होगा क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, कौन सा? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है भारत में उसी के समीप में ही बना है। क्या? अगर आप लोग भारत का नक्शा देखेंगे कुछ ऐसा ऐसे करके कटा, यही है पुलिकट झील, और यहाँ पर स्थित है श्रीहरिकोटा। ठीक है, और यहाँ पर एक भारत का स्पेस स्टेशन भी मौजूद है जिसका नाम है सतीश धवन। क्या नाम है? सतीश धवन। बढ़ते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल का मतलब हो गया मूंगे की जो चट्टानें होती हैं, या बोल सकते हो प्रवाल होते हैं वो कुछ समुद्री ऐसे जीव जो मर जाते हैं और उनकी हड्डियों से कुछ द्वीप बन जाते हैं। जैसे कोई जीव है मर गया और वो ऐसे आके समुद्र के किसी भाग में इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद उसमें रेत ही पड़ती रही, और फाइनली ये बन गया क्या? एक आइलैंड बन गया, एक द्वीप बन गया, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रवाल द्वीप। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन ए न्यूमूर द्वीप, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप होने वाला है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। फिर एक बढ़िया सी लाइन बताएंगे, बहुत बढ़िया लाइन सुनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये बताओ, फिर हम लोग जैसे 50 पे पहुंचेंगे एक बढ़िया लाइन सुनाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, क्या? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। बाकी इसका जो सही उत्तर होने वाला है लक्षद्वीप है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, लक्षद्वीप टापू या द्वीप एक ही बात है, अवस्थित है कहाँ? ए दक्षिण पश्चिम भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी दक्षिण पूर्वी भारत में, या डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो सभी को पता होगा कहाँ है। अगर आपको याद है, अगर नहीं भी याद है फिर भी हम बता दे रहे हैं तो ठीक है।
ये रहा भैया क्या, ये रही बंगाल की खाड़ी, ये रहा कौन सा, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर ये छोटे छोटे से, यहाँ थोड़ा नीचे करे थे, ये जो बने ये क्या है, लक्षद्वीप। तो किधर है, भारत के दक्षिण में, और इधर किधर है, तो पश्चिम में। ये क्या होगा, पूर्वी तो उधर जाने ने, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है, भारत के दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ये देखो बढ़िया प्रश्न है। जैसे अंडमान निकोबार में कितने थे, 572, तो यहाँ पर लक्षद्वीप जो समूह है इसमें कितने द्वीप हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 47। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राज क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी क्या, 36। वहां पर 572 और यहाँ पर 36। ठीक, 36 दूना कितना होता है, 72। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर 36 और वहां पर 572। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, कौन सा एक ऐसा द्वीप है जिसपे भारत का एक बड़ा नगर स्थित है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वर, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर या ऑप्शन डी मुंबई। अब जिसको इस प्रश्न में राजधानियां याद होंगी वो इसका उत्तर दे देगा। ठीक है, जिसको इस प्रश्न में राजधानियां याद होंगी वो उत्तर दे देगा। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या, ए? नहीं भाई, ये तो गोवा की राजधानी है। गोवा कोई द्वीप है? नहीं है। रामेश्वर ये तमिलनाडु में स्थित है, क्या ये द्वीप है? नहीं है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार में। ये क्या है, कैपिटल है किसकी, अंडमान निकोबार की। क्या ये द्वीप है? बिल्कुल सर, यही तो द्वीप है। तो ऑप्शन भी अपना सी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो दो ही द्वीप समूह हैं, दो ही द्वीप समूह हैं, उसमें से सबसे ज्यादा आबादी किसमें है तो वो बतानी है। ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी सालसेट। तो बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है सालसेट, ऑप्शन डी। सर्वाधिक जनसंख्या भारत में कहां मिलती है? इसी में। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में बना है और कहां पर स्थित है तो असम में है। ये पूरा जिला ही है। अगर बात की जाए विश्व का इकलौता ऐसा द्वीप है जो कि नदी में बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का इकलौता नदी द्वीप कहां स्थित है और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां स्थित है तो स्थित है असम में। असम कहां है? भारत में। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। अंडमान तो पता ही, लक्षद्वीप बता ही दिया, सालसेट भी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण से निर्मित हुई है? कितना आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो तो हम बता ही रहे, जरा पानी पी ले तब तक आप लोग उत्तर दीजिएगा। हाँ भाई, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। इसी को कहते हैं काली मिट्टी, क्योंकि इसका कलर होता है काला। अब बात की जाए भारत के निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट, बेसाल्ट क्या होती है? बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, कैसी होती हैं? काली होती हैं। लावा होता है लाल, और जब ये ठंडा होता है तो ये हो जाता है काला। इसी से कुछ धूल कण निकल के कुछ मिट्टी बन गई और यही मिट्टी कैसी हो जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, तो ये हो गई काली मिट्टी, ऑप्शन डी। और काली मिट्टी काय के लिए? तो का से काली और का से कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, ये भारत में कहां पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और कुछ भाग मध्य प्रदेश में। ठीक, यहां तक बात क्लियर। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में होती है वो कहती है जलोढ़ मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी काय के लिए होती है? तो इसमें उत्पादन होता है काजू। और लेटेराइट मिट्टी बनती कैसी है? तो लेटेराइट मिट्टी का ये मान लो कि ये हमने गिलास लिया, इस गिलास में हमने मिट्टी भी डाल दी और कंकड़ भी डाल दिए और पानी डालने लगे
तो आप लोग नोटिस करेंगे जो मिट्टी होगी वो बैठ जाएगी कहाँ, यहाँ नीचे, और इसके ऊपर बैठ जाएगा क्या, कंकड़। ठीक है, यही मिट्टी होती है कैसी, लेटेराइट। अब काजू की जो फसल होती है, काजू का जो वृक्ष होता है या पौधा होता है, उसका तना होता है कमजोर, इस वजह से इसमें उगता है काजू, नीचे से उगा, और जब ये बड़ा होता है तो यहाँ पर तना को सहारा देते हैं ये पत्थर, जिस वजह से काजू निकल आते हैं और हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, मिलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 23, रेगुर किसका नाम है? अभी बताया था किसका नाम है, काली मिट्टी। सीधी सी बात है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 24, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब तो आपको ये खेल खिलौना लग रहा होगा, लेकिन अभी आ जाता, आपको ना पता होता तो आपके लिए हुआ होता। तो कौन सा होगी, तो काली मिट्टी होगी, अभी जस्ट बताए थे। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 25, ये देखो प्रश्न, मालवा का जो पठार है इसकी जो प्रमुख मिट्टी है कौन सी है? क्या काली मिट्टी है, क्या जलोढ़ मिट्टी, क्या लाल मिट्टी, या लैटेराइट मिट्टी? कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर। अब मालवा का पठार भी तो पता होना चाहिए सर, इसके लिए ये भी तो है कि बताएंगे कैसे, मालवा का पठार ही नहीं पता। तो मालवा का पठार पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये जो एरिया है यही कहलाता है क्या, मालवा का पठार। और अभी हमने बताया था यहाँ पर क्या है, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। तो फिर मध्य प्रदेश में कैसी मिट्टी बताई थी, नीचे साइड में काली मिट्टी, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 26 की ओर। लेटेराइट मिट्टी मिलती है, ये कहाँ पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी? तो क्या ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, सी पंजाब में, या डी महाराष्ट्र में? तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सी लेटेराइट मिट्टी? बता तो दिया, ये होती क्या है, आपको बताना है ये कहाँ पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है कहाँ पे, आप याद रखना महाराष्ट्र में। सर हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं पाई जाती? पत्थर तो यहाँ भी पाए जाते, कंकड़ यहाँ भी पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की क्या है, कमी, मिट्टी की कमी है, इस वजह से पत्थर बड़े बड़े ज्यादा है, इस वजह से पौधे उग ही नहीं पाते। और महाराष्ट्र में क्या है, छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं, वो टूट के उनके कंकड़ बनी चुके हैं उससे, और नीचे तो मिट्टी है ही कौन सी, जो पुरानी आग्नेय शैलों से जिनका निर्माण हुआ था। ठीक है, उसकी जो मिट्टी है वो तो है, उसके ऊपर कंकड़ भी हो गए और वो बन गई कैसी, तो लेटेराइट मिट्टी। बाकी दक्षिण भारत में कर्नाटक में भी पाई जाती है, जहां जहां काजू की फसल जैसे गोवा है, यहाँ भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, क्या है प्राधान्य? ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय प्रदेश, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, या ऑप्शन डी बघेलखंड। अभी बताए थे हम, अभी बिल्कुल अभी हम इसका उत्तर बताए थे, बताओ भैया क्या है? तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मालाबार कहाँ है भाई, ये रहा केरल के पास वाला ये वाला पूरा एरिया था। ये कौन सा तट होता है, ये मालाबार तट है, और ये कोरोमंडल तट है। तो इसी तट पे तो हमने बताई थी पाई जाती है अभी। तो इस तट पे जहां पे दिखाई पड़े तो मार देना निशान, काय के लिए, लेटेराइट मिट्टी के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, बाकी इतना अगर आपने पढ़ लिया, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना जाके, वनडे एग्जाम में, भारत के भूगोल का इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ अभी बताए थे कौन सी है, क्या ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, या ऑप्शन डी चूनेदार मृदा? तो भाई इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ है कौन सी भैया? यूपी बिहार इन सब में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। सबसे ज्यादा फसल भी तो यही होती है, सबसे ज्यादा खेती अगर भारत में होती है तो कहाँ होती भाई? यूपी और बिहार, पंजाब। और यहाँ पर कौन सी मृदा है? तो मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, या फिर जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदियों की संख्या यहाँ ज्यादा है और नदियां अपने साथ में बहुत सारा गाद या मिट्टी लेके आती हैं और सभी खेतों में बिछा देती हैं, इस वजह से जल को ओढ़ के बैठती हैं, वो मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मृदा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी मिट्टी ऐसी है जो नदियों द्वारा निर्मित? अभी बताए थे सर, कौन सी है? ऑप्शन सी, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अभी बताए थे जस्ट के जो जल को ओढ़ के मिट्टी आए, तो समझ लो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और जल को ओढ़ के आएगी तो नदियों के माध्यम से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 30,
गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टी कहलाती है। अभी बताए थे भावर, भावर, बांगर, खादर के बारे में बताए थे। इसका सही उत्तर देना है, अभी बता चुके इसके बारे में। क्या ऑप्शन ए भावर होगा, क्या ऑप्शन बी बांगर होगा, क्या ऑप्शन सी खादर होगा, या ऑप्शन डी खोंडोलाइट होगा? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? जल्दी से इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांगर। अभी बताए थे। बात की जाए काहे की, पुरानी मिट्टी की। अगर कोई नदी यहाँ पर ऐसे बह रही है और यहाँ पर बाढ़ का पानी कभी कभार इस जगह पे आता है, तो कभी कभार यहाँ पर मिट्टी भी आएगी। तो ये मिट्टी कैसी होगी? पुरानी। इस वजह से इसको कहेंगे बांगर। और जो मिट्टी, जो बाढ़ का पानी यहाँ पर तो हर साल आता रहता है, तो यहाँ पर मिट्टी आएगी हमेशा नहीं, और इसको कहेंगे क्या? खादर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न ये देखो है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में बताया गया जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है। तो अगर देखो ये प्रश्न हम करवाए दे रहे साथ में, आपका टाइम थोड़ा कम जाए। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। मरुस्थलीय मिट्टी आपको पता है कहां पे? राजस्थान में। इन प्रश्नों को करने का सबसे बढ़िया तरीका, अब देख लो, जो डी ऑप्शन है वो एक कहीं पे दिख रहा है, डी में कहीं एक है, तो दो जगह है सब। ठीक है, अब देख लो जलोढ़ मिट्टी अर्थात दो, दो पे दिया गया। ए कहीं पर, ए वाले ऑप्शन में देखो कहीं पर दो दिख रहा है, कहीं पर दो, ये रहा भैया। डी में कहीं पर दो दिख रहा है, तो यहाँ रहा। अब यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा अपना जो सही उत्तर होने वाला? ऑप्शन सी, क्योंकि बी में क्या दी गई, सॉरी ए में दी गई है जलोढ़ मिट्टी जो कि दूसरे नंबर पे है। ए में दी गई है जलोढ़ मिट्टी जो कि दूसरे नंबर पे है, वो हो गया गलत, होगा ये उत्तर सही अपना ऑप्शन बी, यहां पर दिया गया। ठीक है, ये विकल्प अपना हो जाएगा सही। और लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? तो आपको पता होगा कहां पाई जाती है, बताओ भाई। तो फिर लाल मिट्टी पाई जाएगी यहां, कहां? बी ऑप्शन, लाल मिट्टी पाई जाएगी चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश में, और काली मिट्टी पाई जाएगी महाराष्ट्र में। अभी बताए थे। थोड़ा हमको तो यहाँ पे चौंधिया आ गया क्योंकि बोर्ड एकदम पास में है, इस वजह से एकदम क्लियर नहीं दिख रहा, और कलर भी है बहुत ज्यादा लाइट। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को नहीं यहाँ समझ में आ रहा। पढ़ते हैं हम लोग आगे। बाकी इसका जो उत्तर सही होने वाला है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? मतलब मिट्टी में जो उर्वरता है, मिट्टी में थोड़ी फसल का उत्पादन अच्छा हो, ऐसी उर्वरक अर्थात खादे वगैरह डालते हैं, तो ऐसी कौन सी उर्वरता है जिससे क्या है, ऐसी कौन सी तरीका है मिट्टी को उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? अब नहीं है तो इसको ऐसे करके तुरंत हमने कहा था ओला बनाओ वहीं पे, एग्जाम में गलत होगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में जो है उसी को मार के आगे पढ़ते ही नहीं है। तो नहीं है का मतलब ये बताना है फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन या बहुफसलीय खेती। इसका जो सही उत्तर होने वाला है बताएं। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ, प्रश्न अच्छे लेवल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीज संशोधन। ये तरीका तो है ही नहीं भाई, बीज कैसे संशोधित हो जाएगा? और बीज संशोधित हो जाएगा कहाँ से इतनी सारी फसलें होंगी? तो ये डिपेंड करता है काय को लेके, खाद को लेके। बात की गई थी मिट्टी की उर्वरता, तो बीज संशोधित करके क्या मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? नहीं भाई। फसल चक्र अगर अच्छा रहेगा तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। मिश्रित खेती करते रहेंगे कि आलू करने से पहले ढेंचक खेती कर दिए और ढेंचा को उसी में क्या किया, जोत दिया, तो इससे क्या हो गई, जो मिट्टी है उसमें उर्वरता बढ़ गई। बहु फसल करते रहे, तो ये सब क्या है, मिट्टी से रिलेटेड। लेकिन बीज क्या मिट्टी को बढ़ा सकती है? बीज क्या मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकता है? नहीं सर। तो निगेटिव का भाई, निगेटिव अर्थात ऑप्शन सी इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ठीक, जहां जहां मिट्टी कट रही है उसे हम क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन। सबने देखी होगी। ऑप्शन ए अति चराई द्वारा। क्या चराई ज्यादा की जाए मिट्टी में तभी होगा? चराई का मतलब जो घास वास निकली है उसको खिलाने के लिए, और उनका चरेंगे क्या यहाँ पे आप लोग चरेंगे? बी ऑप्शन वनस्पति के उन्मूलन द्वारा। उन्मूलन के द्वारा वनस्पति को काटने, उन्मूलन मतलब खत्म कर रहे हैं। ठीक, सी ऑप्शन वनारोपण द्वारा, या डी ऑप्शन पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और वनस्पति को काट दोगे तो फिर मिट्टी कहां से पकड़ेगी? तो ये भी गलत। और चरने से कोई मतलब ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भाई ये रही मिट्टी
और यहाँ पर अगर हमने देखा कटाव ज्यादा हो रहा है, यहाँ लगा दिया पेड़, पेड़ की जड़ें यहाँ गई और ये जितनी इस एरिया की मिट्टी थी इसको पेड़ की जड़ों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। इससे क्या हो रहा है, मिट्टी में अपरदन होगा, नहीं होगा सर। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 34 की ओर। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? किसके उत्पाद है, मतलब ये जो वृक्ष हैं सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ये कौन से प्रकार के वृक्ष के उदाहरण हैं या वनों के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ीय वन। उष्ण का मतलब होता है ऊष्मा अर्थात गर्म, कटिबंधीय का मतलब होता है क्षेत्र, शुष्क का मतलब होता है गर्म या सूखा। कि ऐसा मौसम हो जहां पर गर्मी भी हो, गर्म क्षेत्र हो, लेकिन सूखे टाइप का मतलब हो, मतलब सूखा टाइप का हो। और पतझड़ी वन मतलब पत्ते झड़ते हो वहां पे। ठीक, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या यहाँ के हैं कि जहां पर हमेशा ही वन बने रहते हैं और इन वनों में कभी धूप नहीं नीचे आती है। सदाबहार इनका नाम इस वजह से है क्योंकि कई वैरायटी के यहाँ पर वन पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं। इससे होता क्या है कि ये वाला वृक्ष अगर आम का है और ये कहीं आम का तो नहीं होगा, मतलब बता रहे हैं, और ये कहीं नीवा का है, नीवा मतलब नीम का, नीम का, ठीक है, नीवा मतलब नीम का। अगर ये वृक्ष नीम का है, यहाँ आम का है, तो दोनों साथ में थोड़ी ना पत्ती त्यागेंगे। इसने नीम वाले ने पहले गिरा दी, आम वाले ने अभी हरी रखी, और जब नीम वाले निकल आए तो इसकी गिर गई। तो इस हिसाब से ये वन हमेशा हम लोगों को कैसे दिखाई पड़ते, हरे भरे, इस वजह से इसको सदाबहार वन कहा जाता है। अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन या उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। तो काय का उदाहरण है सागौन और साल। तो आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर तो हम बता ही रहे। जो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भाई इन पेड़ों में कभी कांटे देखे? अगर कांटे देखे होते तो गेट वेट कैसे बनते हैं? सभी ने ये पेड़ देखे होंगे, कांटे तो होते नहीं। पर्वतों पाए नहीं जाएंगे, सदाबहार वन में मिलेंगे नहीं। ठीक, तो कहाँ मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ीय वन, इनके पत्ते हमेशा झड़ते हैं मौसम में। आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से हुई भाई? ऑप्शन ए अरबी भाषा से, ऑप्शन बी स्पेनिश से, ऑप्शन सी हिंदी से, या ऑप्शन डी आंग्ल से। बताओ भाई, जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? आपको याद हो मानसून शब्द ऐसा शब्द है जो मौसम से मिलकर बना है, और ये किस भाषा का शब्द है? तो सर अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही, कि अरबी भाषा का शब्द है मौसम, मौसम से ही निकला है क्या? मानसून। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 36 से पूछा गया भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। जो भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है, जो इस टाइम पे चल रहा है, बारिश बारिश हो रही, मानसून की वजह से तो हो रही। भारत का मौसम कैसा है? मानसूनी है। ठीक है, मानसून यहाँ पर आता है, तो जो इसकी दिशा है वो प्रवाह की दिशा क्या रहेगी? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ग्रीष्मकालीन बात की जा रही, शीतकालीन नहीं, याद रखना। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए जल्दी, क्या होने वाला है? इसका जो उत्तर है वो देने से पहले आपको समझना पड़ेगा भारत का मानसून। ठीक है, तो 1 मिनट में जितना जल्दी हो पाएगा कोशिश करेंगे हम समझा दें, क्योंकि वीडियो को हमें लंबी नहीं करना। ठीक, जो यहाँ पर भारत का मानसून हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ से आता है? यहाँ सबसे पहले कहाँ टकराता? केरल। फिर यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, उत्तरी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। फिर यहाँ पर आ जाती हैं और पर्वत श्रृंखलाएं दो, विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं। तो बादल आते, यहाँ टकराते, हिल जाते, तुरंत यहाँ बरस जाते, फिर आगे आए, फिर हिले, फिर यहाँ बरस गए, फिर आगे आए, यहाँ हिले। लेकिन एक टाइम और एक चीज बताएं, यहाँ पर एक और आता है इधर साइड में, अगर नोटिस किया हो, हिचपिच हो गई यार। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया विंध्याचल और सतपुड़ा, और यहाँ पर ऐसा एक पर्वत और आता, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिसको बोलते हैं अरावली पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत और है मैकाले पर्वत। होता क्या है, यहाँ पर बारिश के जो बादल आते हैं वो ऐसे टकराते हैं पर्वतों से, पानी यहाँ भी गिरा देते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ अंदर घुस जाते हैं, और इसी के अंदर बहती एक घाटी या एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी घाटी। यहाँ पर जाते बादल ऐसे ऐसे फंस जाते बेचारे, वहीं पर पानी सारा गिराने लगते, जिस वजह से नर्मदा नदी घाटी बोली जाती है रिफ्ट घाटी। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ी रिफ्ट घाटी भारत की नर्मदा नदी घाटी है।
क्योंकि पानी जब बरसात होती है बहुत भयंकर तरह से चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही, और बाकी यहाँ पर टकराते हैं बादल, तो इस साइड जा नहीं पाते, और टकराते हैं तो फिर जाते किस साइड है, इस साइड। तो दिशा इनकी किधर से, कहाँ से आ रहे हैं, दक्षिण से, और किधर साइड से जा रहे हैं, पश्चिम में, और जा किधर गाय को रहे हैं, तो उत्तर से पूरब में। तो इसका सही उत्तर कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, ठीक है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, प्रश्न नंबर 37। इसको, इस मैराथन को 2 भागों में रखेंगे, पहले 50 प्रश्न कर लेंगे, फिर 50 कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी, ठीक। तो प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, सबसे सूखा स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लेह, या ऑप्शन डी बंगलुरु। बताओ भाई प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी भाई लेह। वहां पर बारिश भी नहीं हो रही, हवा तो चली रही ठंडी, और हवा में नमी तो है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर क्या है, तो सूखी हवा है, ठीक है, सूखा स्थल है। देखा होगा अगर आपने भाग मिल्खा भाग देखी हो या आमिर खान की मूवी देखी हो 3 इडियट, जिसमें लास्ट में जो सीन दिखाया जाता है जहां पर पता चलता है कि रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ ना होके ये क्या होता है, फुनसुक वांगड़ू, ठीक है, फुनसुक वांगड़ू होता है। और जो झील दिखाई जाती है, वही झील के पास में जो पूरा एरिया देख रहे हो वो कैसा होता है, सूखा ही लगता है ना, मरुस्थल जैसा, तो वो भारत का ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो तमिलनाडु में मानसून का जो सामान्य महीना कौन सा है, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, सितंबर से अक्टूबर, या नवंबर से दिसंबर। तो इसका सही उत्तर क्या है, अभी जो हमने पूरा तरीका बताया था भारत वाला कि कैसे बारिश होती है भारत में, कैसे मानसून भारत में आते हैं और भारत में पानी गिराते हैं, वर्षा कराते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे। बादल यहाँ से ऐसे आए, और बादल यहाँ से, हिमालय है चूंकि यहाँ से इतना ऊंचा है कि जा ही नहीं पाते, तो यहाँ से टकरा के आते हैं बादल कैसे, वापस। तो ये वापस आ रहे हैं बादल, और यहाँ पर वापस आ रहे हैं क्योंकि भारत में बारिश कौन से महीने में होती है, तो जून से शुरू हो जाती है, तो जून और जुलाई में तो भारत में जाते हुए होती है, और यहाँ से जब वहां से टकरा के वापस आते हैं, महीना होता है सितंबर और अक्टूबर का, तो बादल टकरा के वापस आ रहे हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, तो सर तमिलनाडु में होती है और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में होती है। अगर केवल तमिलनाडु दिया हो तो कतई मत चकराना, तो कहाँ होगी, तो तमिलनाडु में बारिश होती है लौटते हुए, क्योंकि यहाँ पर पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश, और यहाँ पर ही पड़ता है सूखा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कई बार, या फिर कुछ जगहों पर देखने को मिलता है साउथ इंडिया में सूखा है, और कहीं पर बहुत ज्यादा हरा भरा। वो इसी वजह से क्योंकि बादल टकराते उस साइड पहुंच नहीं पाती है बारिश, जिस वजह से इधर ही सारा बरस के पानी वापस ले आते हैं। तो लौटते हुए मानसून की वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है, और कब होती है, सितंबर से अक्टूबर माह में। बढ़ते हैं हम लोग आगे, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 39, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, इसमें जो एक दिया गया शरद ऋतु, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर, मतलब इनको क्रम से लगाना कि सबसे पहले कौन सी ऋतु आती है, फिर कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है, उस टाइप से आप लोगों को लगाना है। तो प्रश्न में आपसे कुछ ऐसा ही पूछा गया है, तो जो इसका सही उत्तर होगा आप लोग बताएं। तो जो इसका सही उत्तर होता है बेटा, पहले समझ लो, बसंत ऋतु सबसे पहले। बसंत ऋतु में क्या होता है, पत्तियां झड़ने लगती हैं, इसी को पतझड़ भी बोलते हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं। दूसरे नंबर पे आती है गर्मी, ठीक है, जो अभी मई वाली चल रही है, लपट वाली, तो ये कहाँ पे होती है, दूसरे नंबर पे। फिर गर्मी के तुरंत बाद क्या आती है, बारिश आती है सर, तो बारिश हो गई। इसके बाद में आती है क्या, शरद का मतलब सर्दी। अब देखो कहां पर 1 2 3 4, मतलब कहां पर तीसरा है, फिर दूसरा है। देखो भाई तीसरा यहाँ पर, हाँ इकलौता यही है, तीसरा दूसरा चौथा पहला, तो ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन बी अपना हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 40 की ओर, और प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है काहे से। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी वापसी मानसून से, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से, या ऑप्शन डी संवहनिक वर्षा द्वारा। बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी को पता होगा, अभी बताए थे कि सबसे ज्यादा कौन से एरिया में काहे का पानी गिरता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून बताया था कि ऐसे ऐसे जाता है भारत में, इस टाइप से।
तो इसी से सबसे ज्यादा वर्षा हो रही थी, तो ऑप्शन सी अपना हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? अभी बताए थे, कौन सा? तमिलनाडु सर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? कौन से राज्य में औसत वार्षिक वर्षा, मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं गिरता है और बहुत कम भी नहीं। ठीक, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर में। बताओ भाई कौन सा होने वाला, यहाँ पर एवरेज वर्षा होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सिक्किम, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इतने ऊंचे पहाड़ है नहीं जो रोक पाए, वहां बारिश अच्छी होती है, केरल में भी अच्छी बारिश होती है, जम्मू कश्मीर में होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत कभी कभार हो जाए, बर्फबारी होती है, यहाँ पर पानी नहीं गिरता है। ठीक है, जल्दी यहाँ पर पानी नहीं गिरता है, कभी कभार गिर जाए तो गिर जाए, नहीं तो पानी गिरता कहाँ नहीं है, एवरेज गिरता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। थोड़ी एक टेक्निकल एरर हो गई थी वही देखने लगे थे। आम्र वर्षा, मैंगो सावर संबंधित है। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा का मतलब आम नहीं गिरते हैं भैया, आम्र वर्षा का मतलब ऊपर से टपका या फिर चौसा या टिकारी नहीं गिरता है, आम नहीं गिरता। इसका मतलब ऐसी वर्षा जो आम को पट से 2-4-5 दिन में ही पका दे। ठीक है, कच्चे होते हैं उनको पका दे, उसी को बोलते हैं क्या? आम्र वर्षा। तो ये संबंधित है काहे से? आमों की बौछार से। क्या इससे संबंधित है? आम के टपकने से, मतलब टपके से। या ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से, या आम की फसल से। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला अभी हमने आपको बताया क्या होने वाला है कि भाई वर्षा होती है जिसकी वजह से आम की फसल या आम पक जाता है और वो फसल तैयार हो जाती है। तो फसल कब तैयार होगी? तो ऑप्शन डी, आम की फसल तैयार होगी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है उससे पहले जो साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में आम होते हैं, आम्र वर्षा वहीं पर होती है, वहां के आम सबसे पहले आने लगते हैं। इस वजह से आम की फसल सबसे पहले तैयार होती है कहाँ? महाराष्ट्र में। इस वजह से यहाँ पर बात की जाए आम्र वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और सबसे पहले आम की फसल तैयार हो जाती है। प्रश्न नंबर 44, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, या ऑप्शन डी चेरापूंजी। बताओ भाई प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर क्या होने वाला है? देखो बीकानेर में 2-4 बूंदे गिर भी जाएंगी क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जा ही रहा है। जैसलमेर में गिर जाएंगी, चेरापूंजी में तो सबसे ज्यादा बारिश। विश्व की सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया कौन सा है? चेरापूंजी स्थित कहाँ है सर? तो मेघालय में। ठीक है, किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? तो खासी, गारो और जंतिया पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां ऐसी ऐसी बनी है, इसके बीच में बादल उठता है यहाँ से बंगाल की खाड़ी से, यहाँ फंस जाता है और फंसने के बाद वहीं पूरा पानी ऐसे 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 करके पूरा पानी वहीं पर गिरा देता है। इस वजह से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मासिन राम नामक जगह है और चेरापूंजी नामक जिला है, और राज्य का नाम है मेघालय, और देश का नाम अपना प्यारा भारत। और अगर सबसे कम तो लेह तक, इतने बड़े बड़े बीच में पहाड़ आ जाते हैं, वहां तक बादल पहुंचते ही नहीं, तो क्या ही बरसेगा। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45, चेरापूंजी अवस्थित है, अभी बताया कहां पर? मेघालय में। रिपीट कर दिए क्या? चेरापूंजी स्थित है। अच्छा ये देखो है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो नागा पहाड़ियों के मध्य में। नागा पहाड़ियां कहाँ पे? तो नागालैंड में, आपको पता ही है। गारो, खासी और मिकिर की पहाड़ियां। अब यहाँ पर गारो भी दी है सर, खासी भी दी है सर, आपने तो बताया था जयंतियां भी थी, तीनों पहाड़ियां हैं। तो बात की जा रही चेरापूंजी मेघालय में, तो मेघालय कुछ ऐसा देखने को मिलता है, गारो, खासी, जयंतियां ऐसा। ठीक है, लेकिन जो चेरापूंजी है वो किन 2 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, बात ये पूछी जा रही है। तो प्रश्न नंबर 46 अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक है, बताओ भाई। तो ये स्थित है खासी पहाड़ियों के मध्य, गारो, खासी, जयंतियां। ठीक है, ये जो खासी पहाड़ी है इसी पे स्थित है क्या? चेरापूंजी, और वहां जगह है मासिन राम। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम चेरापूंजी में। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
प्रश्न नंबर 47, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े अर्थात विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सर्दियों में बारिश होती है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी ओडिशा। बताओ भाई कौन सा है? प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर क्या होने वाला है? भाई अक्टूबर से मौसम जाड़े का शुरू हो जाता है। अगर कहीं लेट हो गया मानसून तो नवंबर में पहुंच जाएगा तो बारिश ही होगी। तो अक्टूबर नवंबर के बीच में बारिश कहाँ होती है? अभी बताए थे कहाँ होती है, जल्दी बताओ। अक्टूबर और नवंबर के बीच में बारिश कहाँ होती है? तो आपको बताया था कहाँ, तमिलनाडु में। और यहाँ तक बादल आते आते मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक, इस वजह से थोड़ी सर्दी हो जाती। वैसे अगर ये प्रश्न में पंजाब उत्तर होता, वैसे पंजाब हो सकता था, क्योंकि जो भूमध्य सागरीय से जो एक बादल उठते हैं और वो अपने साइड आते हैं, जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी वजह से सर्दियों में अपने यहाँ पर बारिश होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ सब में होती है बारिश। और वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और भूमध्य सागर से बादल उठ के आता है और यहाँ पर पानी गिरा देता है। कब? तो सर सर्दियों में। ठीक, अगर वो उत्तर हो तो तब ही वो मारना, नहीं तो फिर तमिलनाडु तो अपना इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा ही। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? जो भारतीय कृषि है इसका इतिहास किसने लिखा? एम एस स्वामीनाथन, एस अय्यप्पन, केबी थॉमस या एम एस रंधावा। बताओ भाई प्रश्न नंबर 48 सही उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भारतीय कृषि का इतिहास है वो किसने लिखा? ऑप्शन डी एम एस रंधावा ने लिखा। अगर बात की जाए इस प्रश्न का तो सही उत्तर ये एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। ये काहे के? भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। प्रश्न नंबर 49 में क्या है? मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भाई मिश्रित कृषि में? ए विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी व खरीफ फसलों को साथ उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, सॉरी फलों को उगाना एवं सब्जियों को भी, फल और सब्जी साथ में उगाना। प्रश्न नंबर 49 क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? भैया वाणिज्य कृषि इसी का उदाहरण है। ठीक है, वाणिज्य मतलब जिसमें व्यापार हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी जोतें होती हैं उन लोगों के पास। तो ऑप्शन सही होगा सी, कई तरह की फसलें उगाना। एक ही खेत में कई तरह की फसलें उगाना। ये रहा खेत, यहाँ पर एक कोने में पशुपालन हो रहा, ठीक है, यहाँ पर बीच में उन्होंने तालाब बनवा दिया, उस तालाब में छुड़वा दी मछली, और इसी तालाब के ऊपर उन्होंने जाल लगवा दिया जिसके ऊपर छुड़वा दिया मुर्गे, और चारों तरफ यहाँ पर बकरियां हो गई, और किनारे जो पेड़ लगा दिए इसकी रक्षा के लिए इस एरिया की, तो लगा दिए नींबू के पेड़, क्योंकि कांटे भी होते हैं तो बाहर से कोई जानवर या और कोई यहाँ ना आ सके। अब डेली के बिहाफ पे यहाँ पर नींबू के पेड़ से नींबू मिलेंगे। ये हो गया पशुपालन के लिए गैया और भैंसिया वगैरह पली होंगी, तो इससे क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, वो भी डेली बिकेगा। और यहाँ पर सब जगह हो रही होगी फसल, और इस फसल से पता चला कि अगर देखा जाए कि इन फसलों से क्या उत्पन्न हो रहा, इन फसलों से उत्पन्न हो रहा है अनाज और बचा हुआ भाग जो कि गाय भैंस खाती है, जैसे कि भूसा। तो भूसा यहाँ से निकला, बोल दिया गाय भैंसों को, गाय भैंसों ने खाया, किया क्या? गोबर, जो कि दिमाग में भरा है ज्यादातर लोगों के, है अब चलने लगा होगा वैसे कुछ। तो वो गोबर में क्या होता है, गोबर ऐसे से रखा, और वो गोबर लगता है सड़ने, और उस सड़ते हुए गोबर के अंदर हो जाती है कुछ कीड़े मकोड़े। उन कीड़ों मकोड़ों को कौन खाता है? यहाँ पर पले हुए जो मछली का जो तालाब बना है, तो उसके ऊपर जो जाल के अंदर मुर्गे छोड़े थे वो खाते हैं कीड़े, और वो जो अपनी पट्टी करते हैं या फिर अपशिष्ट निकालते हैं वो जाता है तालाब में, जिसको खाती हैं मछलियां। अब एक चीज से कितने व्यापार हो रहे हैं? इसमें से दो काम तो डेली के हो गए, दो जगह से तो पैसे मिल रहे हैं, एक तो पशुपालन से और दूसरा गाय से, भाई दूध देंगे डेली और नींबू भी निकलते रहेंगे। तो बताओ कितना बढ़िया। यही विदेशों में होता है, भारत में इस प्रकार की कृषि हो तो हो सकता हो कि ये जो बहुत सारे किसान हैं जो सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर रहा है किसान, वो ना करे। उनको ऐसी कृषि के लिए जागरूकता दी जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, सरकार उनकी सहायता करे। लेकिन ना, सरकार क्या करेगी सहायता? किसान पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, पैसे वाला हो गया, तो सरकार से सवाल करेगा। और सरकार तो चाहती है पढ़ो लिखो ना, क्योंकि तभी तो उत्तर प्रदेश में 50,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। भाई 50,000 स्कूल बंद करने का क्या औचित्य निकलता है? और अगर आप 50,000 स्कूल बंद कर रहे हैं तो आपकी ही शिक्षा नीति RTE 2009 में एक बात कही गई थी, अगर आपको याद हो,
कि जो भी बच्चा होगा उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ही विद्यालय होगा, मतलब मिनिमम मैक्सिमम दूरी 1 किलोमीटर ही होनी चाहिए। अब जहां पर स्कूल बंद हो गए वहां आसपास में 2-3 किलोमीटर तक के स्कूल नहीं, तो फिर वो आप क्या करेंगे, उसका आपके पास क्या समाधान है? और दूसरा, जो 50,000 आपने स्कूल बंद किए हैं उसका मतलब क्या है कि हम ये मान लें कि जो चाइना से भारत में फैक्ट्रियां आ रही है उनके लिए आप लोग लेबर तैयार कर रहे हो गरीबों को, हैं? ये भी तो हो सकता है भाई कि जो चाइना से भारत में फैक्ट्रियां आ रही है उनको लेबर फोर्स आपको देनी है सस्ते में, तो वो आप देंगे कैसे? जब शिक्षित होगा तो वो लेबर काय करेगा, काय तसला उठाएगा, काय पौरा चलाएगा, तो वो क्या करेगा? सीधी सी बात है। इसी वजह से आप क्या कर रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो, शिक्षा का स्तर तो आपने बिल्कुल गिरा ही दिया। हर क्लास में हर एग्जाम में ज्यादातर नकल हो रही, पेपर लीक हो रहे, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा। देखो बात यहाँ सरकार की नहीं है, वर्तमान सरकार में जो सबसे बड़ी कमी है शिक्षा नीति को लेकर शून्य है। कोई भी शिक्षा को लेकर एक अच्छी नीति नहीं बना पा रही, शिक्षा को सुधार नहीं पा रही और बहुत अच्छी व्यवस्था भी नहीं कर पा रही, बल्कि जो व्यवस्थाएं थी उनको भी खत्म करने का प्रयास कर रही। हम यहाँ किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो हमारी एक बात है कि अगर 50,000 स्कूल बंद होते हैं तो उन 50,000 स्कूल के बंद होने से लगभग 1.5 लाख शिक्षक कैसा होगा, वो अन्य स्कूलों में जाएगा। वो 1.5 लाख जब अन्य स्कूलों में जाएगा तो शिक्षक भर्ती आप कैसे निकालोगे? 8 सालों